हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमने डिस्कस किया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका ऑर्डर, इसका जो डिग्री होता है, वो सब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी के साथ में न्यूमेरिकल एनालिसिस और डायनेमिक्स जो भी टॉपिक्स बीएससी के है वो सारे उनके वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ Lagrange's linear differential equation. सो एक्चुअली दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, वापस आपको बता देता हूं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपको एक तो उसका कुछ नॉलेज होना चाहिए, दूसरा इसके कुछ नोटेशंस होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं पी पी दैट इज द, अगर मैं किसी फंक्शन जेड को लेट करता हूं कि जेड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर हम यहाँ पे इसको ऐसा ले सकते हैं कि हमारा कोई जेड फंक्शन है, वो फंक्शन है इस टाइप से, कोई भी फंक्शन है एक्स एंड वाई का हो सकता है, या फिर एक्स का मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन है। तो एक्चुअली क्या होगा कि अगर मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो डो जेड अपॉन डो एक्स हो जाएगा। दिस इज द नोटेशन ऑफ पी। डो मींस डेल्टा है। ओके, वी कैन राइट एज दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं वाई रखूं तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि आगे सारे और नोटेशंस हैं, तो यहाँ पे वाई भी रख देते हैं। तो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, डो जेड अपॉन डो वाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे इसका अगर मैं पी क्यू आर की बात करता हूँ तो आर का मीनिंग हो जाएगा डो टू जेड अपॉन डो एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग हो जाएगा इसका टू टाइम्स पार्शियल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली पी क्यू आर एस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, डी टू जेड अपॉन डी एक्स, सॉरी डो एक्स डो वाई, या डेल एक्स डेल वाई, जो भी आप इसको कहते हैं। फिर बात करते हैं टी की, दैट इज द डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा वाई स्क्वायर। सो दीज आर सम नोटेशंस फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे उसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है कि लाग्रांजेस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा हाउ कैन वी फाइंड दिस इज द लाग्रांजेस और नॉट। तो उसके लिए हमको शेप ऑफ इक्वेशन पता होना चाहिए कि ऑलवेज जो आपको लाग्रांजेस इक्वेशन मिलेगी, ऑलवेज इन द शेप दैट इज द कैपिटल पी स्मॉल p प्लस q कैपिटल Q स्मॉल q r। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि स्मॉल p एंड स्मॉल r पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जहां पे भी देखते हैं, द मीनिंग ऑफ दैट टर्म्स, द मीनिंग ऑफ दैट नोटेशंस, दैट इज द स्मॉल p स्मॉल q, आपको मैंने यहाँ पे बताया है, दैट इज डो z अपॉन डो x एंड डो z अपॉन डो y, या डेल z अपॉन डेल x या डेल z अपॉन डेल y, इनके नोटेशंस होते हैं। ओके, वी कैन राइट एज p डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे जेड एक्स का लफड़ा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि मान लो कई बार क्या होता है कि फंक्शन जेड में नहीं, कोई और फंक्शन हो जाए तो आप कहेंगे कि वहां पे तो जेड था, यहाँ पे कुछ और हो गया। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने के लिए हमने कह दिया कि भाई एक्चुअली पी जो होता है ना वो एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली क्यू क्या होता है कि वन टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन लो, जेड लो, पी लो, इवन कुछ भी फंक्शन लेते हो, तो एक्चुअली उसका मीनिंग तो यही है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं, पर एक ध्यान में रखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल क्यू एंड देन डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस ये हो जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू हो जाएगा आर। So this is the shape of the Lagrange's linear differential equation, where capital P, capital Q and capital R are the function of x, y, z. ये x, y, z के फंक्शन है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, सब्सिडरी जो इक्वेशन है उसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑलवेज क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यानी कि dx अपॉन p, कैपिटल P जो है ना वो हो जाएगा dx अपॉन p अपॉन q अपॉन r हो जाएगा। तो dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r, इस टाइप से आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे। इसको हम लेट करेंगे फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। अब क्या करेंगे कि कन्वीनियंटली हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, यानी कि जिसके साथ में जो सुविधाजनक रूप से सॉल्व होता है हम उसको उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ में मान लेते हैं कैसे, ये इसके साथ में सॉल्व, इसका सॉल्यूबल है, ये सॉल्व हो सकता है।
और उसका यूज हम आगे इसमें भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी इसको सॉल्व करेंगे। कई कई बार सम क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसके साथ में इसका रिलेशन लेना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना, दो कांस्टेंट निकालने होते हैं, यानी कि दो रिलेशन आपको निकालने होता है। चाहे आप फर्स्ट थर्ड ले, चाहे आप फर्स्ट सेकंड ले, कोई भी दो लेके आपको क्या करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दो आर्बिट्री कांस्टेंट जो होते हैं उनको उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कुछ उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो वहां पे हम जो कांस्टेंट लेते हैं ना, दैट इज द इंटीग्रल कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट कह सकते हैं उनको। तो वो इंटीग्रल कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट जो है उनको क्या करना होता है, आपको इक्वल लाना होता है। यानी कि उसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब हमारे पास मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ आई और C1 और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ आई, C1 C2 हमने दो जो कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट भी कह सकते हैं इनको, इंटीग्रल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहाँ पे इन दोनों वैल्यू को, दो ही वैल्यू फाइंड करनी है आपको ओनली। तो यहाँ पे इन दोनों को फाइंड करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन, उसका हमको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना, जिसको हम हिंदी में व्यापक हल कहते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है कि किसी ऐसा कोई फंक्शन लेना है हमको, अपने को फाइव C1 C2 उसको किसके इक्वल करना है, जीरो के इक्वल करना है। फाइव C1 C2 को जीरो के इक्वल करना है। इट मींस यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू फाइंड की है वो क्या करना, फाइव लिखना, यहाँ पे उस वैल्यू को लिखना और सामने उस वैल्यू को लिख के उसको जीरो के इक्वल पुट करना। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लैग्रांज इक्वेशन। ओके, उस लैग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन इस टाइप से हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी पूरा कांसेप्ट क्लियर करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि टॉपिक जो है वो, क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन अगर उसका एग्जाम्पल हमको पता नहीं, उसका एप्लीकेशन नहीं पता नहीं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि अच्छा एक चीज बता दूं, यहाँ पे फाइव जो है वो आर्बिट्री फंक्शन है। कोई भी एक फंक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं जिसमें, तो ये एक आर्बिट्री फंक्शन हो जाएगा। ओके, सो फाइव हम कोई भी ले सकते हैं, फाइव ले, एफ ले, कुछ भी ले सकते हैं, वो आर्बिट्री फंक्शन, यानी कि हम एक उसको लेट कर रहे हैं, आर्बिट्री ऐच्छिक जिसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल की, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि सॉल्व बाय द लाग्रांजेस या फिर अदर मेथड जो भी आप यूज करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्बिट्री कांस्टेंट जो है उसको रिमूव करना, रिमूविंग बाय आर्बिट्री कांस्टेंट, रिमूविंग ऑफ द आर्बिट्री फंक्शंस, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। यू कैन वॉच दैट वीडियो इन आवर प्लेलिस्ट। ओके, सो now we will discuss about the question example, that is the solve the partial differential equation. In this question here not mentioned the this is the Lagrange's differential equation. Okay, ये Lagrange's differential equation नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अपने को हमने यहाँ पे देखा है ना कि इसकी शेप क्या होती है। शेप ऑफ इक्वेशन हमको जब पता होती है तो we can easily find that this is the Lagrange's partial differential equation. What is the shape of equation? Capital P small p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q दैट इज इक्वल टू R। ओके, अब यहाँ पे आप देखें, इसके आगे अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल P कैपिटल स्मॉल p। ओके, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ऑल द पैरामीटर्स, दैट इज P इज इक्वल टू 1, कैपिटल P इज इक्वल टू 1, कैपिटल Q इज इक्वल टू 3 एंड फिर बात करते हैं R की, तो R दैट इज द 5Z, दिस इज टोटली R, ये कंप्लीट पूरा जो टर्म होगा वो R के इक्वल होगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा 10y माइनस ये हो जाएगा 3x। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमको क्या कंसीडर करना होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो बात करते हैं इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका। ओके, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बिकॉज ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको क्या लिखना, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में dz। ओके, अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल P कैपिटल Q एंड देन कैपिटल R। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम वैल्यू हमारे पास में dz अपॉन ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन ये हो जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू द dz अपॉन ये हो जाएगा 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा माइंड ये यूज लेना होता है कि हम ऐसे दो को सॉल्व करें। ऑलवेज इसका एक ही फंडा है, अगर मैं आपको शॉर्टली अगर मैं बताऊं, एक ट्रिक से अगर मैं बताऊं कि आपको करना क्या होता है एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस में। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, हमेशा एक टर्म ऐसी होगी जो कि किसी दो टर्म को सॉल्व करने पे कांस्टेंट बन जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टर्म की बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, ये टर्म जो है वो एक कांस्टेंट देगी। अब कैसे देगी कांस्टेंट, उसके लिए आपको थोड़ा सा बस माइंड सेट करना पड़ता है कि यहां से अगर मैं कंसिडर करूं, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अब हमको वो माइंडसेट यहाँ पे यूज करना है कि इसको मैं कैसे कांस्टेंट बना सकता हूँ। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ऐसे इसी मेथड पे कई सारे एग्जांपल हम सॉल्व कर सकते हो। कि ट्रिक बताया मैंने आपको कि किसी एक को कांस्टेंट बनाना, और एक अदर इसका जो टाइप होता है वो हम प्रीवियस सॉरी हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो यहाँ पे उस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप से और अदर मेथड के होते हैं, बट इस वीडियो में हमको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर ये टाइप जो होता है इसमें हमको क्या करना है, एक कांस्टेंट बनाना होता है। अब कांस्टेंट कैसे बनाना है, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सिंपल हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, वी कैन यूज, किसी को भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को भी यूज कर सकते हैं ना, कन्वीनियंट के हिसाब से आपको कौन सा कन्वीनियंट लगे। यहाँ पे अगर इसको कांस्टेंट बनाने के लिए कन्वीनियंट कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई दो को लेना है, आपको C1 C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑन टेकिंग इसको सॉल्व करना, बस और कुछ नहीं करना। ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को अगर मैं यूज करता हूँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करता हूँ तो क्या है, dx अपॉन 1 is equal to dy upon 3. So we can use the separation of variable method, that is the differential equation. तो ये क्या हो जाएगा, 3dx is equal to dy, and then on integrating बोथ साइड, वही होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस, यहाँ पे हम जो कांस्टेंट लिखेंगे दैट इज C1। क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ओनली एंड ओनली कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये। अब मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जनरली आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक टर्म ऐसा मिलेगा जो कि इस वाले टर्म्स को, या फिर मान लेता है वो टर्म इसमें भी हो सकता है, उसको क्या करेगा, कांस्टेंट देगा। इट मींस वी कैन राइट एज माइनस वाई माइनस 3x इज इक्वल टू C1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, चलो ऐसे नहीं लिखना चाहे तो इस माइनस को अपन इधर भी ला सकते हैं ना, तो वी कैन राइट एज माइनस 3 y माइनस 3 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू C1, एंड देन ये हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस C1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसका यूज हम किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारे इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड है उसमें हम इसका, सॉरी थर्ड में हम इसका यूज करेंगे। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड का यूज कर लिया, अब हम फर्स्ट एंड सेकंड का यूज नहीं करेंगे, अब हम फर्स्ट एंड थर्ड का यूज कर सकते हैं, सेकंड एंड थर्ड का यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड का यूज करो, या फिर आप क्या करो, यहाँ से सेकंड एंड थर्ड का यूज करो। अब थर्ड का आपके पास में एक ऑप्शन है जिसका आप इन दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। आप इसके साथ में भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ में भी यूज कर सकते हैं, किसी के साथ में यूज कर सकते हैं। मैं जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, किसी के साथ में भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि फर्स्ट एंड थर्ड का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। सो ये क्या, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ऑन टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन, ये हो जाएगा 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से वी कैन राइट, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y माइनस 3x, दैट इज dx अपॉन 1 is equal to dz upon 5z plus 10 minus C1, and then we can write dx upon 1 is equal to dz upon, ये हो जाएगा 5z minus 10 C1। ओके, अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना, दिस इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो अपने को इंटीग्रेशन करना है। अब ये कांस्टेंट है, ये z का फंक्शन है, तो वी कैन इजीली इंटीग्रेट। अब यहाँ पे अगर आप y भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे y से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, ऑन इंटीग्रेटिंग dx इज इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस, ये हो जाएगा 10 C1 ऑन टेकिंग लेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, कंसिडर करेंगे, t कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर t। इसको, ये एक्चुअली यहीं तक है ना, इसलिए इसको बंद कर देंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे,
5z माइनस ये हो जाएगा tan c1 इज इक्वल टू t, एंड देन ये हो जाएगा dz. ओके, 5dz इज इक्वल टू dt, देन dz इज इक्वल टू 1/5 dt. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dx का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे 1/t dt, and then we can write 1/5 log of t, and what is t? t that is 5z minus tan c1 प्लस क्या हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, बिकॉज इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे भी आएगा. ये क्या हो जाएगा x माइनस इस 5 को हम यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू log ऑफ 5z माइनस 10. अब c1 की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, y माइनस c1 की वैल्यू पुट करना. ओके, अब माइनस c1 की वैल्यू नहीं, c1 की वैल्यू पुट करना 3x माइनस y. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3x माइनस y प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे c2 हो जाएगा. एंड देन यहाँ से अगर मैं c2 की वैल्यू की बात करता हूँ तो वी कैन राइट एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जब भी लॉग की फॉर्म में हमको कोई भी इंटीग्रल मिले तो वी कैन एज्यूम दैट दिस इज लॉग कांस्टेंट, तो हमको थोड़ा सॉल्व करने में कन्वीनियंट लगेगा. तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी कैन राइट एज 5z माइनस 10 3x माइनस y, और ये इसके साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c2 हो जाएगा. ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली c2 का वैल्यू फाइंड करना है. तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर 5x. ओके, c2 का वैल्यू फाइंड करना ओनली. तो c2 की बात करते हैं हम यहाँ पे, c2 की वैल्यू फाइंड करना है तो c2 को फ्री करना है यहाँ से. तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5z माइनस ये हो जाएगा tan 3 माइनस y इंटू c2. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जब हम 5 को इधर ला रहे हैं ना, तो यहाँ से जब हम 5 को, अच्छा पहले भी ला सकते, कोई दिक्कत नहीं. जब हम यहाँ से 5 को पहले ला रहे हैं ना, सो वी कैन राइट एज, यहाँ पे 5 को लिखेंगे. ओके, तो अब यहाँ पे जो ये 5 है ना, इसको पहले से लिखना होगा एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दैट जब आप कांस्टेंट ले रहे हैं ना, तो कांस्टेंट भी साथ में उसके साथ में मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पे हम इसको पहले ही उधर ले जाएंगे ना, तो वी कैन राइट एज, ओके यहाँ पे ऐसा है, तो इसके बाद हम इसको डायरेक्ट वहां ले जा सकते हैं, जिससे ताकि इस कांस्टेंट में कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़े. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x हो जाएगा, एंड देन ये हो जाएगा e टू द पावर 5x अपॉन ये हो जाएगा 5z माइनस ये हो जाएगा tan 3x माइनस y इज इक्वल टू c2. अब हमारे पास में इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी हैव द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2. अब लाग्रांजेस जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, बाय द जनरल सॉल्यूशन, या फिर सीधा लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो क्या हो जाएगा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है कि आप कोई भी फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन लो, c1 इनटू क्या करो, सॉरी c1 c2 लिखो, उसको 0 के इक्वल कर दो. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ c1 दैट इज द 3x माइनस y. सो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ दैट इज 3x माइनस y कॉमा. ओके, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 3x माइनस y, एंड हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है e टू द पावर 5x c2 की वैल्यू दैट इज 5z माइनस tan 3x माइनस y. सो इस टाइप से ये इसका लाग्रांज सॉल्यूशन का इक्वेशन का आंसर हो जाएगा. सो बिल्कुल इजीली हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हुए, बस थोड़ा सा माइंड आपको यहाँ पे यूज करना है कि हम कौन सी वाली टर्म लें. अब अगर आप यहाँ पे y टर्म भी लेते हैं ना, तो भी वो भी इसका एक सोल्यूशन होगा, बिकॉज अ पार्शियल डिफरेंशियल हैज many solutions, infinite solution. Many solutions means infinite solution. किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होते, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके. ओके, सो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा और आपने समझने की कोशिश की होगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths.